हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी रिवीजन सीरीज का सेकंड पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो एंजॉय कीजिए। एंड ड्यू टू कोल्ड मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लग रही है। आई होप यू विल मैनेज। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कर रहे थे हम। द न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज। जो न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन में वो अपना साइज इंक्रीज करेगा और माइटोटिकली डिवाइड करेगा। फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा और दो अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेंगे। एक बड़ी बनेगी, उसको वेजिटेटिव बोलेंगे, और ट्यूब सेल बोलेंगे उसको, और एक छोटी बनेगी, जनरेटिव सेल्स बनेगी। ठीक है, बनी भी है। देखो, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। और pollination can occur when the pollen grain is two celled। पॉलिनेशन हो सकती है जब टू सेल्ड स्टेज होती है। अब कई स्पीशीज में आपने देखा था टू सेल्ड स्टेज पे हो जाती है पॉलिनेशन, और कहीं पे थ्री सेल पे होती है। तो टू सेल पे एक ट्यूब और जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। इस पे जो दो सेल हुआ, दो सेल है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। या फिर थ्री सेल पे भी हो सकती है। थ्री सेल पे क्या हो जाएगा, ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड हो चुका होगा दूसरी बार। ठीक है। और however in plants such as cereal, जैसे cereal plant है, the male gamete form while the pollen is still within the anther। जो मेल गैमेट है सीरियल में कब होता है? जो सीरियल प्लांट्स में होता है। द मेल गैमेट फॉर्म while the pollen is still within the anther। जब पोलन एंथर के अंदर ही होता है ना, वहां पे ही जो है मेल गैमेट बन जाता है। यानी थर्ड स्टेज जो जनरेटिव सेल है ना, इसके दो बन जाते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, म्यूसिस हो जाती है कब? जब ये अभी एंथर में ही है, अभी ये बाहर नहीं निकला हुआ है। तो तब हो जाती है उसमें वो डिवीजन, और तीन बन जाते हैं, थ्री सेल स्टेज आ जाती है। इन दोज केसेस वेयर पोलन इज शेड एट टू सेल स्टेज। अब कई कई केसेस में क्या होता है, जब टू सेल स्टेज होता है पोलन, उसी टाइम पे वो निकल जाता है एंथर से, ब्रस्ट हो जाता है। और जो जनरेटिव सेल है वो बाद में डिवाइड करती है, जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। The cytoplasm of generative cell does not contain much of stored food material। जनरेटिव सेल में ज्यादा फूड मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता। फैट, स्टार्च, प्रोटीन, ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन वेजिटेटिव सेल। ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये वेजिटेटिव व ऊपर वाले सेल में प्रेजेंट होती है, नीचे वाले में इतना कुछ प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओके। फिर वहां पे क्या हो जाएगा इसके बाद? आपको पता है जब स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा तो वहां पे उधर कंपैटिबिलिटी टेस्ट वगैरह वो सब चीजें होगी, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे पोलन के प्रोडक्ट। पोलन के कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? पहला, पोलन फूड एज अ फूड सप्लीमेंट। पोलन को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि वो कितना क्या क्या होता है उसमें। काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है वहां पे। और पोलन की टैबलेट बनती है, टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं। सिरप बनती है वाइटल बॉडी फंक्शन को एनहांस करने के लिए। और पोलन कंजम्पशन इंक्रीज परफॉर्मेंस और यूज बाय एथलीट्स। एथलीट्स खाते हैं इसको, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। रेस हॉर्सेस को दिया जाता है ताकि उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो एक तो सप्लीमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, खाया जाता है सप्लीमेंट की तरह। और दूसरा, पोलन क्रीम्स। क्रीम्स भी बनती है। पोलन ग्रेन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम यूवी रेस। पोलन खुद को क्या करता है? यूवी रे से प्रोटेक्ट करते हैं, दस दे आर यूज इन क्रीम, इसीलिए इनको क्रीम में डाला जाता है। इमल्शन फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथनेस एंड प्रोटेक्शन टू स्किन। अब स्किन के ऊपर हम इसको लगा देंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन खुद को कवर करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा यूवी से, तो हमें ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करवा देगा। तो ये दो इसके पोलर प्रोडक्ट है। एक इसका सप्लीमेंट की फॉर्म में होता है, दूसरा क्रीम। अब सप्लीमेंट भी अलग अलग तरीके की बोले कि टैबलेट भी हो सकती है, सिरप भी हो सकता है, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी का मतलब होता है कि पोलन कितने टाइम तक जो है खुद से जो है जिंदा रह सकता है, उसको पोलन वाइबिलिटी बोलते हैं। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल या फंक्शनल, उसको पोलन वाइबिलिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन लर्न कर लेना यहाँ से। इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो जिंदा रहेगा। पोलन ग्रेन रिमेन्स वाइबल फॉर 30 मिनट्स, कुछ कुछ पोलन जो है 30 मिनट्स हमने देखा भी था। कुछ पोलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट तक रहेंगे, अगर उस टाइम तक वो पहुंच गए स्टिग्मा तक तो ठीक है, अदरवाइज वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। और कुछ कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हैं जो कि बहुत सालों तक भी जिंदा रह जाते हैं, हमने देखा था कि 10-10 सालों वाले पोलन ग्रेन भी हमको मिले हुए हैं फॉस्sil में। अब पोलन ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल करके इसको जो है स्टोर करते हैं, और ये काफी टाइम तक क्या हो जाता है, सेफ रहता है। मेटाबॉलिकली थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, स्लो हो जाता है, और जिंदा रहता है, मरता भी नहीं है, वाइबल रहता है, और पोलन बैंक में इसको रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है पोलन एलर्जी। अब पोलन से अच्छी चीज तो है ये, लेकिन काफी चीजें इसकी नेगेटिव भी है, दैट इज पोलन एलर्जी। आपने सुना होगा कि पोलन की वजह से बहुत सीवियर एलर्जीज हो जाती है कईयों को, और हाई फीवर हो जाता है उसकी वजह से, एंड कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा जैसी चीजें इसमें हो जाती है, अस्थमा और ब्रोंकिटिस। कैरेट ग्रास जो पार्थेनियम है, जिसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, हाइस्ट्रोफोरस जो है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सोर्स है एलर्जी का, और इट ऑल्सो causes harm to internal body organs. It was introduced in India along with imported wheat. जब हमारे यहाँ पे कमी हो गई थी आजादी के बाद, एक टाइम ऐसा हो गया था कि बहुत भुखमरी हो गई थी, अकाल वगैरह हो गया था, तो खाना प्रोड्यूस नहीं हो पाया था, जितनी पॉपुलेशन थी, तो वीट बाहर से इंपोर्ट की जा रही थी। तो बाहर से जब इंपोर्ट की जा रही थी तो वहां से क्या हो गया, हमारे यहाँ पे नहीं था ये पार्थेनियम पहले, जहां से इंपोर्ट करी वीट वहां से ये वीट के साथ साथ आ गया, और फिर ऐसा फैला कि आज की डेट में ये हर जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला पार्ट हम पढ़ेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ेंगे, जो कि है हमारा पिस्टल। पिस्टल मेल हो गया खत्म यहाँ तक। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ठीक। पिस्टिल या गाइनोशियम भी बोलते हैं इसको। फ्लावर का गाइनोशियम होता है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं उसको। अकार्पल बोलो, पिस्टिल बोलो, इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, और स्टाइल क्या करता है, ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। हमको पता है ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये स्टाइल होती है, और नीचे ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ये कनेक्ट करता है, ये वाला पार्ट कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ठीक है। ओवरी ओवरी होती है स्वेल्ड रीजन, नीचे जो बेस होता है फूला हुआ बेस जो दिखेगा आपको, इसको क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। ओवरी में क्या होता है, एक भी हो सकता है, सेवरल बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। अब ओव्यूल क्या है, ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम मतलब इसी से जो है क्या हो जाएगा, आगे को एग सेल बनेगा।
ये किससे सराउंड होता है? इंटेगोमेंट से सराउंड होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल राइपन हो जाता है इनटू सीड, ओव्यूल से सीड बनता है और ये ओवल और व्हाइटिश कलर का होता है सीड जो बनता है। और जो है ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फनिकल या फ्यूनिकल्स। ये स्टॉक होती है दैट कनेक्ट द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। अब जो ओवरी होती है उस ओवरी में भी ये जो ओव्यूल होता है ये अटैच होता है एक डंडी से, एक फिलामेंट से, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये वाली जो है ये ओव्यूल है ओवरी में और ये हो गई फ्यूनिकल। ठीक है, फिर है हाइलम। हाइलम क्या है? ये जो है इधर वाला इधर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओव्यूल, इधर का जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हाइलम बोलेंगे। ठीक है, इसको हाइलम बोलेंगे। और रेफे, रेफे हुआ रिज। ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे एक रिज बन जाता है। द एक्चुअल पार्ट इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरेंजियम इज अ पेरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं? जो एक्चुअल पार्ट होता है इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरेंजियम, जो एक्चुअली में मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बाहर तो इंटेगुमेंट है, ऐसे इंटेगुमेंट्स मिलेगी आपको अलग अलग, लेकिन अंदर जो एक्चुअल पार्ट है वो कौन है? न्यूसेलस है, जो माइक्रोस मेगास्पोरेंजियम बनाएगा। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम है जो। द न्यूसेलस कुड बी थिन और मैसिव, पतला भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मोटी लेयर भी हो सकती है इसकी। व्हेन द न्यूसेलस इज थिन तो इसको टेन न्यूक्लिएट बोलते हैं, टेनुई न्यूक्लिएट बोलते हैं। और कंपोजिटे फैमिली में आता है ये। ठीक है, ये फैमिली दी हुई है कि जिसमें ये पतला वाला पाया जाता है। और दूसरा है व्हेन द न्यूसेलस इज मैसिव, जब बहुत ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेसी न्यूक्लिएट बोलते हैं। ठीक है, टेनुई न्यूक्लिएट और क्रेसी न्यूक्लिएट। क्रेसी मतलब जब बहुत ज्यादा मोटी लेयर होगी इसमें न्यूसेलस की, बहुत ज्यादा अमाउंट होगा ऐसे सेल्स का। कैसे सेल होते हैं? ये पेरेन्काइमेटस होते हैं, यानी डिवाइड करेंगे और इन्हीं से आगे मेगा मतलब ये मेगास्पोरेंजियम है, इससे आगे मेगास्पोर बनेगा डिवाइड होके। तो क्रेसु कैजुरेसिए फैमिली का ये एग्जाम्पल है, ये फैमिलीज के एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगमेंट्स, अब कितनी इसमें इंटेगमेंट है, बाहर वाली कितनी लेयर इसमें प्रेजेंट है? ओव्यूल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, अलग अलग टाइप्स के जो है ओव्यूल को डिवाइड किया हुआ है। अगर एक इंटेगमेंट है तो यूनी टैगमेंट टैगमिक, दो है तो बाई, तीन है तो ट्राई, और अगर है ही नहीं इंटेगमेंट तो ए टैगमिक। अनामिका फास्ट तो नहीं हो रहा है? No, ma'am. समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? ऐसे तो नहीं लग रहा ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि आपको रिकॉल ही आपको करना रिकॉल ही करना। Yes, ma'am. है। ठीक है, तो कुछ डाउट होगा तो आपने मेरे को रोकना है, वहां पे पूछ लेना है। Yes, ma'am. ठीक है, होगी तो यूनिटैगमेंट, और ये हायर डाइकोट्स में देखने को मिलती है, कंपोजिट और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। ये एग्जांपल जरा ध्यान से, अभी इस वाले फाइनल पेपर में तो मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा ये उतना तुमको डीप में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हाँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है थोड़ा सा जरूरत पढ़ने की। बाईटैगमिक में क्या होता है? दो इंटेगमेंट्स होती है और ये मोनोकोट्स में देखने को मिलता है। आपने इतना याद रखना कि हायर डाइकोट में जो है यूनिटैगमेंट मिलता है और मोनोकोट
में जो है और जो प्रिमिटिव पुराने जो डाइकोट्स हैं, क्रूसीफेरी फेरी है, मालवेसी है, ये याद रखना कि इनमें क्या होती है, बाइटैगमिक होती है। और एस्फोडेलस, इसमें 3 इंटेगोमेंट्स होती है, ट्राइटैगमिक होते हैं ये। और विदाउट के कौन होते हैं, सेंटेलम और लोरेंटस और जीरो जीरियोजोमा और ओलेक्सी, ये याद रखने हैं। ये एग्जांपल एनसीईआरटी के, ये एटैगमिक होते हैं, इनमें कोई भी ओब्यूल के बाहर कोई जो है इंटेगमेंट नहीं होती। प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे कि इंटेगमेंट का प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, जहां से वो स्टार्ट होती है बनना उसको चला जा बोलते हैं। और अ पोर इज प्रेजेंट इन द इंटेगमेंट। आपको पता है, आपने स्ट्रक्चर देखा भी है ऐसे, ये पहली इंटेगमेंट है, फिर दूसरी बनती है ऐसे, है ना। इस वाले एंड को बोलेंगे जहां पे ये लास्ट वाला जो होता है इसको बोलेंगे चला जा, ठीक है। और इसमें जो पोर होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसलिए इन एंड्स को भी नाम दे दिया है, चला जा लैंड और माइक्रोपाइल एंड। द इनर रीजन ऑफ इंटेगुमेंट में नरिश, जो अंदर वाली रीजन होती है, सबसे अंदर वाला जो रीजन होगा, अगर एक होगी तो एक पहली वाली, अगर बाइटैगमिक है तो दूसरी वाली जो लेयर होगी वो क्या करेगी, न्यू सेलस को, इसके अंदर न्यू सेलस सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया है, सॉरी माइक्रो तो हमने पोलेंस में पढ़ा था ना, यहाँ मेगा है। यहाँ पे ये जो न्यू सेलस सेल्स हैं इनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और न्यूरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, मतलब यही तो आगे एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, तो इस अंदर वाले एम्ब्रियो सैक को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, इसलिए इसको एंडोथेलियम भी बोल, मतलब ये अंदर है तो इसलिए एंडोथेलियम भी बोलते हैं इसको। आउटर रीजन ऑफ ईच इंटेगुमेंट एंड द न्यूसेलस पोजेसेस क्यूटिकल, जो बाहर वाला रीजन होगा ना न्यूसेलस का और इंटेगुमेंट का, उसके पास क्या होगी, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होगी। अब जो कैस्टर बीज होती है, रिसिनस जो है, द इंटेगुमेंट्री सेल प्रोलिफरेट एट द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड पे बहुत प्रोलिफरेट, इधर इस वाली साइड पे प्रोलिफरेट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करवा देते हैं यहाँ पे इस वाले एंड पे। दिस फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कैरुनकल, ठीक है। और इट परफॉर्म 2 फंक्शन, इसके 2 फंक्शन हो जाते हैं। कौन कौन से वो फंक्शन, पहला पानी को एब्जॉर्ब करना, जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा बाद में। और इट इज मेड अप ऑफ शुगरी सब्सटेंस, ये शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स का बना होगा। और एंड द सीड डिस्पर्सल अकर बाय आंट्स, क्योंकि शुगरी सब्सटेंस का बना हुआ होगा तो ये स्वीट टेस्ट होगा तो आंट्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जिन भी प्लांट्स में सीड डिस्पर्सल आंट्स करेगी उनमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हाइलम हो जाएगा, इधर पीछे जो डंडी जहाँ से अटैच होता है ये फ्यूनिकल है। ये वाला एरिया जो यहाँ पे पोर होता है इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, माइक्रोपाइलर पोल बोलेंगे या माइक्रोपाइल बोलेंगे स्पोर को, और इस पूरे एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल। ये जो है आउटर इंटेग सॉरी ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर है, और ये न्यूसेलस है यहाँ पे प्रेजेंट, ये वाला। और इसके अंदर जो है कुछ सेल या एक सेल जो है क्या करेगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, तो ये अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ है इधर। और दूसरा साइड जो है यहाँ पे इसको बोलेंगे चला जा लैंड। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अगला है फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। ऑर्थो ऑर्थोट्रोपस जो होते हैं वो इरेक्ट, ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है जो ऐसे खड़े होंगे सीधे,
जिनका माइक्रोपाइल ऊपर होगा और चलाजल बिल्कुल नीचे होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलाजल और माइक्रोपाइल जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा और माइक्रोपाइल ऊपर वाली साइड को होगा। ठीक है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल लाइज स्ट्रेट एंड डायरेक्टली ओवर द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के बिल्कुल ऊपर को ही अटैच हो जाएगी। हाइलम, चलाजल एंड माइक्रोपाइल लाई इन द सेम लाइन, ये सेम लाइन में सारे ऐसे जो है क्या करेंगे, लाई करेंगे। पॉलीगोनम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। ऑर्थोट्रोपस और पॉलीगोनम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है एनाट्रोपस, इन्वर्टेड, उल्टा हो जाएगा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज इन्वर्टेड, द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल, ओव्यूल किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, फ्यूनिकल के साथ, और जो फ्यूजन ऑफ द ओव्यूल विद द फ्यूनिकल फॉर्म अ रिज कॉल्ड रेफे। ठीक है। हाइलम एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू द फ्यूनिकल, ये बहुत ही क्लोज हो गए, और द चलाजा इज ऑन द एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, ये होगा लेकिन ये इन्वर्टेड नीचे वाली साइड को होगा और वैसे ही होगा। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, ये सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला ओव्यूल है वो यही है, इन्वर्टेड वाला, एनाट्रोपस वाला। एग्जाम्पल रेनूनक्लस में आपने देखा होगा ऐसे येलो येलो कलर के ना, ऐसे रेनूनक्लस के फ्लावर लगे होते हैं, ऐसे येलो कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे, बहुत लगे होते हैं, ऐसे एक झुंड में लगे होते हैं, उसमें होते हैं रेनूनक्लस। दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में। ये देखो, ये ऐसे होगा, चला जाए ऊपर वाली साइड, माइक्रोपाइल नीचे वाली साइड, लेकिन जो फ्यूनिकल होगी वो ऐसे इंटेगुमेंट के साथ क्या हो गई है, बिल्कुल मर्ज हो गई है, और इसने क्या बनाया है, रेफे, एक रीच स्ट्रक्चर बनाया है, रेफे। ठीक है। और हाइलम इधर होगी, ये सब इधर होगा, ये माइक्रोपाइल है, ये क्लोज आ जाएगा सारा, और चला जाए ऊपर वाली साइड, माइक्रोपाइल नीचे, सबसे कॉमन ये होता है। ये न्यूसेलस, ये पूरा, और एंटीपोडल सेल्स चला जाए एंड की साइड को एंटीपोडल बनती है, और जो एग और ऊस्फियर है, साइनर्जिड जो है, ये कहाँ बनती है, सारी माइक्रोपाइल वाली एंड पे बनती है। और क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है पूरा का पूरा, और ये सेंट्रल सेल है, इसमें दो टू पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोपस, जहां पे 90 डिग्री पे, ऐसे कैसे, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, अगर ये फ्यूनिकल है तो ओव्यूल ऐसे होगा, ऐसे, ये फ्यूनिकल है, इधर हाइलम बनेगी, ये चला जा एंड होगा, ये माइक्रोपाइल एंड होगा, ये चला जा एंड होगा, माइक्रोपाइल एंड, चला जा एंड, और ये फ्यूनिकल 90 डिग्री पे होगा। ठीक है। इसकी जो फैमिली है, एग्जांपल है, वो है माल पीजीएसी, पीजीएसी। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखो, है ना 90 डिग्री पे फ्यूनिकल, इस एक तरफ को माइक्रोपाइल है, एक तरफ को चलाजल है, मतलब ये बिल्कुल हाफ में लगेगा यहाँ पे बीच में, फ्यूनिकल हाइलम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है। ये इंटेगुमेंट्स है, इनर आउटर, ये न्यूसेलस हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट सारा। ओके, ये हो गया हेमी एनाट्रोपस। नेक्स्ट है कैम्पी कैम्पाइलोट्रोपस। नेक्स्ट क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस। द बॉडी इज कर्व्ड, इसमें क्या हो जाता है, बॉडी कर्व्ड हो जाती है, बट एम्ब्रियो सैक इसमें स्ट्रेट ही रहता है। हाइलम, चलाजा और माइक्रोपाइल जो है वो साथ साथ में आ जाते हैं, इसका एग्जांपल है कैस्पेल्स,
कैपेरिस और सिनोपोडिएसिए। ठीक है, क्या हो जाता है, इधर जो ये इसकी फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल और ये चीजें क्या हो जाती है, इनकी इकट्ठा इकट्ठा हो जाती है, पास पास में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एम्ब्रियो सैक यहाँ पे स्ट्रेट ही रहेगा और ये न्यूसेलस है, थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा तो कैम्बाइलोट्रोपस। याद कैसे रखना, जैसे कैम्बल होता है ना, कैम्बल में कुबड़ होता है, हम्प बनती है, वैसे इसमें भी हम्प जैसी बन रही है, वो याद रखना। और हेमी में याद रखना कि बीच में लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अगला है एम्फी, एम्फीट्रोपस। एम्फी पता है कि दो, बोथ। अब कौन कौन से बोथ, बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक आर कर्व्ड, ये दोनों ही कर्व्ड होंगे। इसमें जो एक तो ये ओव्यूल भी कर्व्ड है, ठीक है, और इसके साथ साथ एम्ब्रियो सैक भी क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, दोनों कर्व्ड हो जाएंगे, एम्फीट्रोपस हो जाएंगे याद। ये शायद हमने ओव्यूल के टाइप्स हमने नहीं पढ़े थे लास्ट टाइम। Yes, ma'am. नेक्स्ट है कार्सिनोट्रोपस। कार्सिनोट्रोपस में क्या हो जाता है, ओव्यूल जो है 360 डिग्री पे ऐसे और ज्यादा टर्न हो जाता है, सो फ्यूनिकल बिकम कॉइल्ड। तो क्या हो जाता है, फ्यूनिकल कॉइल्ड, ऐसे टर्न हो जाता है पूरा ऐसे। ठीक है, ओव्यूल यहाँ पे ऐसे पूरा टर्न हो जाएगा, अंदर वाली साइड को मुड़ जाएगा पूरा, तो इसको बोलेंगे कार्सिनोट्रोपस। कार्सिनोट्रोपस का उपंचय में होता है, यानी कैक्टस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कैक्टस में कौन से टाइप का ओव्यूल होता है, तो कार्सिनोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अगला है स्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ये कैसे कैसे होता है, अपने माइक्रोस्पोर की जेनेसिस पढ़ी, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पढ़ा, दैट इज पोलन ग्रीन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोजिनेसिस। The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovule commonly form a single megaspore मदर सेल, एक ही मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है माइक्रोबाइलर रीजन में ड्यूसेलस से। इट इज अ लार्ज सेल, कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। काफी ज्यादा इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस काफी ज्यादा बड़ा होता है, अच्छा खासा होता है। और जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है उसमें म्यूसिस होती है और मेगास्पोर बनता है, 4 बनते हैं। फोर मेगास्पोर बनते हैं इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। इन 4 में से भी क्या होता है, सिर्फ एक ही जो है फंक्शनल होता है एंड द अदर 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इज एबल टू डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि आपका होता है एम्ब्रियो सैक। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कैसे कैसे होती है ये डेवलपमेंट, मेगास्पोर मदर सेल ये जो है डिप्लॉयड होती है, हमको पता है ये 2n होती है। और जो मेगास्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब एक ही जो है डेवलप होता है। और फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो एम्ब्रियो सैक बनाता है।
मतलब ये एक डिप्लॉइड सेल है, इससे 4 सेल बनते हैं। ये डिजनरेट हो जाता है, सिर्फ एक ही सेल जो है आगे को क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है फंक्शनल। ठीक है। सेल इन द न्यूसेलस नियर द माइक्रोपाइलर रीजन, जो माइक्रोपाइलर रीजन वाली साइड का न्यूसेलस होगा एक, उसमें म्यूसिस स्टार्ट हो जाएगी और मेगास्पोरोजेनेसिस करवा देगा। 4 सेल्स बनेगी, हैप्लॉइड होगी सारी की सारी, सिंगल एन और ये 2n होता है। ठीक है। और अब क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर वाली साइड को और 3 जो है डीजनरेट हो जाती है, एक ही फंक्शनल रहती है। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो बड़ा हो जाता है, उसमें 2 माइटोटिक डिवीजन और होते हैं, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और वो अपोजिट पोल में क्या कर जाते हैं, एक सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, दोनों अपनी अपनी साइड में चले जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं वो अपोजिट माइटोटिक डिवीजन करता है फिर से, और 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल, 4 बन जाते हैं दोनों साइड। ठीक है। अब क्या हुआ, ईच साइड पे 4 बन गए और उनमें वॉल फॉर्मेशन हो गई ओनली आफ्टर दिस स्टेज। अब होगा इसमें वॉल, अब बनेगी इनमें, पहले नहीं बनी थी वॉल। ठीक है। अब बनेगी इनमें वॉल ऐसे। अब जो चला जा लैंड है 3 फॉर्म एंटीपोडल, अगर चला जा लैंड मैं इसको बोलूं तो इस यहाँ पे बनेगी एंटीपोडल्स। और माइक्रोपाइलर एंड अगर इसको बोलूं मैं तो ये इधर एग एपरेटस बनेगा। और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई बचते हैं बीच में, ये सेंटर में आ जाते हैं और ये एक सेल बन जाता है पूरा। ये एंटीपोडल बना दिए, ये एग एपरेटस बना दिए जिसमें बीच वाला एक एग सेल है और साइड की 2 साइनर्जिड्स हैं। और जो 2 आ गए यहाँ पे एक बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है सेल बन जाता है और यहाँ पे ये सेंटर पे ये 2 न्यूक्लियाई आ जाते हैं। तो इस तरीके से डेवलप हो जाता है आपका एम्ब्रियो सैक। अब यही प्रोसेस यहाँ पे लिख के दी हुई है। ये सारी प्रोसेस दी हुई है लिख के, जो मैंने भी सारा समझाया। तो ये मैं नहीं समझा, मतलब ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ एक अभी, सिर्फ मेन मेन चीजें बता देती हूँ। इधर जो है फिलीफॉर्म एपरेटस बनता है कहाँ पे, साइनर्जिड जो है, द साइनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, मोटी मोटी सेल्स की थिकनिंग होती है इनमें। एट द माइक्रोपाइलर टिप, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या काम करती है, ये पोलर ट्यूब को गाइड करती है, जब वो एंटर होती है ना तब ये गाइड करती है उसको। ठीक है। 2 साइनर्जिड होती है और एक जो एक्सेल होता है बीच वाला, अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा वहां पे। बाकी सारी लैंग्वेज वही लिखी है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और टिपिकल जो एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो है, टिपिकल एंजियोस्पर्म जो एम्ब्रियो सैक है, उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें 7 सेल, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, हो गई 6 और एक बीच में हो गई, कितनी होगी 7। लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपके फाइनल पेपर में भी, एमसीक्यू आ जाता है या ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो आपके कितने सेल है और कितने स्टेज है, इसमें आ जाता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, या तो ब्लैंक आ जाएगा। तो याद रखना 7 इसमें सेल है और 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग वाला, तो 8 इसमें न्यूक्लियस हो जाएंगे। क्लियर? ये मैंने बता दिया, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी बताया Yes, ma'am. सारा। ठीक है। चलो, अभी जो है दोनों गैमेटोफाइट जो है डेवलप हो गए, मेल भी और फीमेल भी। अब क्या होगी, अब पॉलिनेशन होगी, नेक्स्ट प्रोसेस है। तो पॉलिनेशन जब होती है, पॉलिनेशन आपको पता है कि क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब सेम फ्लावर पे होता है तो सेल्फ होगा, अगर डिफरेंट पे हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ।
Cell pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower on a different flower और on the same भी हो सकता है flower, tree same हो सकता है और different flower different plant का flower भी हो सकता है, sorry सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है और सेम फ्लावर भी हो सकता है, प्लांट एक ही होगा और ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सेल पॉलिनेशन दो टाइप की है, एक ऑटोगैमी और एक जिटिनोगैमी, दो टाइप की होती है। ये देखो सेल पॉलिनेशन में खुद के पोलर ग्रेड खुद के स्टिग्मा पे पड़ रहे हैं प्लांट फ्लावर के। ऑटोगैमी क्या होती है? गैमी मतलब आपको पता है कि मैरिज और ऑटो मतलब सेल्फ। जो ट्रांसफर होगा पोलर ग्रेड होगा वो एक सेम फ्लावर पे ही होगा और इट इज फेवर ड्यू टू द फॉलोइंग अडेप्टेशन। इसको क्यों फेवर किया जाता है? वो इन अडेप्टेशन की वजह से फेवर किया जाता है। अब याद करो हमने दो टाइप के प्लांट्स पढ़े थे, फ्लावर पढ़े थे, कैस्मोगैमस फ्लावर पड़ा था, क्लिस्टोगैमस फ्लावर पड़ा था। कैस्मोगैमस में क्या होता है? प्लांट जो नॉर्मल वाला होता है फ्लावर वैसा ही होता है, ओपन होता है वो। और क्लिस्टोगैमस होता था कि जो क्लोज रहता है, रिमेन क्लोज, ठीक है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर में क्या हुआ, एक सेकंड रुक जाओ। When the flower expose मतलब खुला रह जाता, खुला होता है जब मैच्योर होता है एंथोरास्टिग्मा, पॉलिनेटिंग एजेंट आते हैं और वो क्या कर जाते हैं? पॉलिनेशन करवा जाते हैं। लिलियाक द स्टिग्मा लाइज डायरेक्टली बीनीथ द एंथर, और ये स्टिग्मा रहता भी कहाँ है? एंथर के बिल्कुल नीचे रहता है और ये इजीली ये चीज हो जाती है, पॉलिनेशन इजिली हो जाएगी। अब क्लिस्टोगैमस में क्या होगा? फ्लावर जो है क्लोज रहता है, अब उसको कोई और अल्टरनेटिव तो है नहीं पॉलिनेशन का, तो वो क्या होता है? अंदर अंदर ही पॉलिनेशन होती है। तो ये होती है आपकी पाइजम में और लेथिरस में और कोमेलिना बैग्लेनिसिस में होती है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। ये फ्लावर बंद ही रहते हैं और हमने एनसीईआरटी के फ्लावर पढ़े भी थे, ये वाला याद भी किए थे हमने कि कौन कैसा है। फिर है बड पॉलिनेशन, थर्ड टाइप है बड पॉलिनेशन की बड में ही हो रही है। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर बिफोर द बड ओपन। बड अभी ओपन भी नहीं हुई है, लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर और स्टिग्मा है, वो पहले ही जो है क्या हो जा रहे हैं? मैच्योर हो जा रहे हैं। 10 सेल पॉलिनेशन टेक प्लेस, इसीलिए उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है। जैसे वीट और पी में ये वाले फ्लावर या इस टाइप की देखी जाती है पॉलिनेशन। दूसरी टाइप की पॉलिनेशन है जिटिनोगैमी। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलर ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। प्लांट सेम ही है बट, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि फ्लावर अलग हो गया, उसको जिटिनोगैमी बोलते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है सेल पॉलिनेशन के? एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ये जो है उस प्लांट की प्योरिटी या उस रेस की प्योरिटी को मेंटेन करते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स वैसे वो खुद होता है। और द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इनको जरूरत ही नहीं होती कि बहुत सारे पोलन ग्रेन करें, क्योंकि इनको कहीं जाना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी ज्यादा है नहीं है, उधर ही इनको जो है पॉलिनेशन करवानी है साथ वाले फ्लावर, मतलब अपने ही फ्लावर में या साथ वाले फ्लावर में। तो इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस करें आंसर। और जो सीड प्रोडक्शन है वो भी एंश्योर्ड होती है कि होनी है। और सेल्फ पॉलिनेशन एलिमिनेट बैड रिसेसिव कैरेक्टर। इससे क्या हो जाता है? बैड जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एलिमिनेट भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है, वो क्या क्या है? वेरिएबल एंड हेंस अडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरमेंट रिड्यूस, क्योंकि ये सेम ही बार बार सेम प्लांट सेम करेक्टर्स बार बार अपने में क्या हो रहा है? पॉलिनेट हो रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो जो एनवायरमेंटल चेंजेस है वो नहीं आ पाते ज्यादा।
और वाइटेलिटी डिक्रीजेस, इनकी वाइटेलिटी भी डिक्रीज होती है बहुत सारी जनरेशन के बाद। जब बार बार सेम 5-6 जनरेशन से सेम प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो उसकी वाइटेलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी अडेप्टेबिलिटी कम हो गई है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ anther of a flower to the stigma of a different flower to another plant of the same or different species। ये अलग प्लांट हो सकते हैं। इसको एलोगेमी भी बोलते हैं, याद रखना। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी बोल दिया जाएगा कभी, और आप भी कंफ्यूज नहीं होना है। एलोगेमी क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन ही होती है। और पहले कौन सी पढ़ी थी हमने? ऑटोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और एलोगेमी मतलब डिफरेंट, ठीक है। ये देखो, एक और है, वो है जीनोगेमी। ये भी टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ प्लांट दैट आर जेनेटिकली और इकोलॉजिकली डिफरेंट। ये अलग अलग जगह के फ्लावर होंगे, इकोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पेरेंट है, पेरेंट टू सेम स्पीशीज, एज स्पीशीज सेम है लेकिन अलग अलग पेरेंट है। ये इधर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। आज इतना ही करें कि कर लें अगला टॉपिक भी? मैम कर लेते हैं। क्या बोला राधिका? मैम ये कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अगला है डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के डिवाइसेस क्या क्या है। पहला है डिक्लाइनिंग। इसमें क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर, दो टाइप के फ्लावर है, मेल और फीमेल। और द प्लांट में बी मोनोशियस और डाइशियस। मोनोशियस और डाइशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट में जो है दोनों मेल फीमेल हो सकते हैं, या फिर दो अलग अलग प्लांट होंगे। किसके लिए? डाइशियस मतलब दो, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। फिर है आपकी डाइकोगैमी। एंथर और स्टिग्मा मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम। इसमें क्या होता है, एंथर अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और जो स्टिग्मा है वो अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है। तो जब एंथर मैच्योर होगा तो वो थोड़ी ना वेट करेगा स्टिग्मा का, ठीक है। और जब स्टिग्मा मैच्योर होगा तब तक तो हो सकता है या तो एंथर उस टाइम अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, या फिर वो खत्म हो चुका है। तो इधर भी प्रॉब्लम आती है। मतलब इसीलिए भी ये क्यों किया जाता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए किया जाता है कि मान लो सेम फ्लावर है, ठीक है। सेम फ्लावर के अगर एंथर और स्टिग्मा, सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा अगर सेम टाइम पे जो है मैच्योर होंगे तो वो तो खुद को पॉलिनेट करवा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो प्लांट स्पीशीज ने कैसे अडेप्ट किया, उन्होंने ये किया कि वो अलग अलग टाइम पे जो है, किसी किसी फ्लावर का स्टिग्मा पहले होगा, किसी किसी में एंथर जो है पहले जो है डेवलप हो जाएगा, और फिर वो अपने वाले को पॉलिनेट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा पाएगा, ठीक है। फिर है प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी में क्या होता है, एंथर, अब ये जो है दो टाइप का है। एंथर पहले मैच्योर हो गया तो उसको प्रोटेंडरी, मतलब एंड्री मतलब एंथर, एंथर, और प्रो मतलब पहले। तो ये पहले साल्विया, क्लीरोडेंड्रॉन और सनफ्लावर रोज, इनमें ये देखने को मिलेगा कि एंथर पहले मैच्योर हो रहा है स्टिग्मा से। और प्रोटोगाइनी में क्या हो जाएगा, गाइनी आपको पता है फीमेल पार्ट। तो स्टिग्मा जो है पहले मैच्योर होगा, ये है आपका प्लेंटेगो और मैग्नोलिया और मिराबिलिस जाल्पा। उनमें ये देखने को मिलता है कि स्टिग्मा पहले जो है क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। फिर आता है थर्ड पार्ट आपका, नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी ये होता है कि वो पोलर ग्रेन जो है इनकेपेबल होता है, अपने स्टिग्मा पे वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। जैसे टोबैको है, ठीक है, और कुछ क्रूसीफर्स हैं। द एबिलिटी ऑफ द पोलर ग्रेन टू ग्रो फास्टर ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर, और किसी
स्टिग्मा पे पड़ेगा ना, किसी और प्लांट के फ्लावर पे पड़ेगा, तो वहां पे वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा, फास्टर ग्रो करेगा, बट सेब पे नहीं कर पाएगा। अब क्या बोलते हैं इसको, ये जो एबिलिटी होती है कि किसी और पोलर ग्रेन जो है किसी और स्टिग्मा पे जो है जल्दी फास्टर जो है डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। ये एप्पल में देखने को मिलती है प्रीपोटेंसी। फिर है हेटेरोस्टाइलस। हेटेरोस्टाइलाई, within the flower the style and the stamen are at different heights। अब इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हेटेरोस्टाइला है, मतलब इनके जो स्टाइल्स है, स्टिग्मा है और जो फिलामेंट है उनकी हाइट अलग अलग है। हो सकता है कि जो एंथर है वो नीचे ही है, छोटा ही है, और जो आपके कौन है स्टिग्मा है वो ऊपर है। अब नीचे से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये खुद को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है। अपने से कोई निचली हाइट वाला प्लांट है वहां के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है, लेकिन अपने वाले को ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या उड़ के किसी और फ्लावर पे जा रहा है, अपने वाले को नहीं करवा पा रहा है। या फिर उल्टा हो सकता है, स्टिग्मा जो है छोटा हो सकता है और जो ये एंथर है इनका स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ को हो सकता है कि फ्लावर से ऐसे बाहर की तरफ को झांक रहा है, तो अपने पे तो नहीं गिरेगा, कहीं और जाके गिरेगा, तो ये खुद को पॉलिनेट नहीं करवा पाएगा। एक ये हो गया हेटेरोस्टाइलाई, मतलब कि इनका हाइट डिफरेंस होगा। प्रिमुला, जैस्मिनम, ये हैव टू टाइप ऑफ फ्लावर, इनके पास दो टाइप के फ्लावर है डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइलाई। एक तो पिनाए जो कि लॉन्ग स्टाइल होगी, शॉर्ट स्टेमन, ठीक है, ये वाला, ये स्टाइल जो है लंबी होगी और स्टेमन जो है ये वाला फिलामेंट जो है छोटा होगा, ये वाली स्टेज, इसको बोलेंगे पिन आइज, पिन आए। और एक होगा थ्रम आए जिसमें स्टाइल ये छोटी है और फिलामेंट लंबा है, स्टेमन लंबा है, उसको बोलेंगे थ्रम आए। और सब प्लांट हैव ट्राइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक मतलब तीन डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, उसका एग्जांपल है ऑक्सालिसा एंड लेथरम, ठीक है। मुझे लगता है ये हमने ना पढ़ा नहीं है पिछले वाले में, ये था नहीं शायद, एनसीईआरटी में था, है ना, नहीं था ना? नो मैम। पर ये पढ़ाया जाता है, मुझे याद है प्रदीप से वगैरह की बुक्स से ये पढ़ाया जाता है। पर आप देख लो एक बार याद करने में, पढ़ने में क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हरकोगैमी। हरकोगैमी क्या है? इट इज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल बैरियर। हरकोगैमी में क्या होता है? नेचुरल और फिजिकल बैरियर बनता है बिटवीन एंड्रोशियम और गाइनोशियम में, विच हेल्प अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं? ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम कर रहे हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो, इसीलिए इनको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइस, ठीक है। तो इन कैलोट्रोपिस स्टिग्नाए गाइनोशियम इज फ्यूज्ड विद पोलोनियम एंड फॉर्म गाइनोस्टेजियम। ये पोलोनियम के साथ जो है फ्यूज हो जाता है, स्टेजियम बना देता है, गाइनोस्टेजियम बना देता है हरकोगैमली। मतलब ये वेरियर आ जाएगा वहां पे, ये करवा ही नहीं पाएंगे सेल पॉलिनेशन। चलो ठीक है, ये हो गया खत्म। अगला है एडवांटेज ऑफ सेल क्रॉस पॉलिनेशन की, इसके क्या फायदे हैं। पहला है क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएंगे तो उसमें क्या आएगी? वेरिएशन आएगी अगले ऑफस्प्रिंग में, जो कि अच्छे होते हैं अडेप्टेशन के लिए। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू अडेप्ट टू वेरियस चेंज इन एनवायरनमेंट। जो चेंजेस आते हैं उसको उनको अडेप्ट करने के लिए अडेप्टेबिलिटी उनकी इंक्रीज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है द डिफेक्टिव करेक्टर्स ऑफ रेस इज एलिमिनेटेड। जो खराब करेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और अच्छे जो बेटर करेक्टर होंगे वो इधर रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये होगी इसकी एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, क्योंकि हवा से जा रहा है, किसी इंसेक्ट से जा रही है पॉलिनेशन, किसी भी एजेंसी से हो रही है, तो क्या पता वो वहां पहुंचे या ना पहुंचे, तो बहुत सारे लेके जाने पड़ते हैं, इनको प्रोड्यूस भी बहुत सारे करने पड़ते हैं ताकि वो अपने टारगेट पे पहुंचे और एंश्योर करें कि पॉलिनेशन होगी, ठीक है। अब
द वेरी गुड करेक्टर आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड। जो अच्छे अच्छे करेक्टर्स हैं वो इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड भी हो जाते हैं कई बार क्रॉस पॉलिनेशन में, क्योंकि जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो अच्छे बुरे सारे ही करेक्टर जो है जा सकते हैं वहां से। एज एक्सटर्नल एजेंसी इज इन्वॉल्व, जो दूसरे एक्सटर्नल एजेंसीज का मतलब है जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनके ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा। चांस फैक्टर इसमें आ जाता है कि वो लेके पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। अब कोई हनी बी है, जरूरी नहीं है वो कि वो लेके ही जा रही है, ट्रांसफर कर ही जा रही है, वो शायद ऐसे भी जो है क्या कर सकती है, गिरा सकती है उन पोलर ग्रेन्स को, खुद भी लेके जा रही है, अपने लिए भी लेके जा रही है, करवा तो देती है वो, पर एक बाय चांस वो फैक्टर हो जाता है। अब हवा है, वीड पॉलिनेशन है, एनिमोफिलिया आप देखोगे यहाँ पे आगे, तो हवा पहुंचा मतलब पहुंचा भी सकती है, नहीं भी पहुंचा सकती है, मिट्टी में भी जाके गिर सकते हैं, वो कहीं ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे उसका कोई दूसरा फ्लावर है ही नहीं। तो ये चांस फैक्टर पे आ जाती है बात कि चांस है, पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन वाला खत्म। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सेल्फ, और मैं अपनी गलती करेक्ट करूँगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक देख ही लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।